है ना। आज जो हम बात करने वाले हैं वो लैंगिक जनन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने केवल अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा कि जीवों में अलैंगिक जनन क्या होता है, किन में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन में ऐसे जीवों में जनन होता है जहाँ पर उनके बॉडी में कोई विशेष अंग नहीं होते जनन के लिए, अपने समान जीव उत्पन्न करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है, लेकिन कई जीवों में विशेष अंग पाए जाते हैं। तो उन जीवों का अध्ययन जो है हमें इसमें करना है कि अलैंगिक जनन जो है वो लैंगिक जनन जो है वो कैस किस में हो रहा होता है। तो वही देख रहे हैं हम इसमें। हम जनन की उन विधि से भी परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के हेतु दो व्यष्टि की भागीदारी होती है। ना केवल एक बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और ना ही केवल एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब सिंपल एक बैल जो है वो गाय को उत्पन्न या बैल को उत्पन्न नहीं कर सकता है, उसके लिए गाय भी चाहिए, बैल भी चाहिए। वैसे ही मुर्गी जो है वो मुर्गा भी चाहिए, मुर्गी भी चाहिए, तब अंडे दे पाएगी मुर्गी। ऐसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इस लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है, क्या लैंगिक जनन की कुछ सीमाएं हैं, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। तो उसमें भी क्या सीमाएं हैं, तो इसी के बारे में हम जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। लैंगिक जनन प्रणाली क्यों होती, क्यों है। एकल पैतृक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं को बनाने में डीएनए की प्रतिकृति बनना एवं कोशिका संगठन दोनों ही आवश्यक है। जैसा कि हम जान चुके हैं, डीएनए की कॉपी होना भी जरूरी है और कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है। अगर कोशिका सस्टेन नहीं कर पाएगी, कोशिका अपने समान कोशिका और उत्पन्न नहीं कर पाएगी, वो कोशिका मर जाएगी। इसलिए दोनों ही जरूरी है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं है। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत है। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीसीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है। स्पीसीज मतलब होता है कोई पर्टिकुलरली प्रजाति, किसी जीव की प्रजाति के बारे में चर्चा हो रही है कि कोई जीव जो है वो किस प्रकार से जीवों की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीसीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीसीज को अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। एक अच्छी लाइन है, थोड़ी सी डीप भी है, समझने वाली है। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जीव की हर एक जो एक पर्टिकुलर व्यष्टि मतलब कि एक पर्टिकुलर जाति, जीव की जाति। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर ह्यूमन की बात करें तो इंडियन एक प्रजाति होगी, इंडियन जो है वो सारे एक जैसे कलर के होंगे। चाइनीज एक प्रजाति होगी, एक जैसे उनकी कुछ खूबी होंगी। तो जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नता द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीसीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीसीज को उस स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। तो जो विभिन्नताएं हो रही हैं, जो डीएनए में चेंज आ गया उसके कारण से कुछ स्लाइटली चेंज हो गया है, जिसके कारण से नई प्रजाति बन गई है। वो विभिन्नता उस प्रजाति को सिक्योर तो नहीं कर विभिन्नता द्वारा संरक्षित तो नहीं हो सकती। जीव की प्रत्येक व्यष्टि विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित तो नहीं हो सकती, परंतु विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित तो नहीं हो सकती, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। पहली वाली लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रही, लेकिन दूसरी वाली लाइन बिल्कुल क्लियर है। क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जो चेंज आता है, जो विभिन्नता आती है, उस विभिन्नता के कारण से शायद चांसेस हैं कि वो प्रजाति जो है वो बच जाए, लंबे समय तक चल सके। जैसे जीवाणु के बारे में बोला था, अगर जीवाणु गर्म पानी में रह रहे हैं और उनको जो है उसमें डीएनए में परिवर्तन आता है और नई प्रजाति जो है वो ज्यादा गर्म पानी में रह सकती है यदि, तो वो चेंज आना अच्छा है, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो जो पुराने जीवाणु थे वो मर जाएंगे, नए जीवाणु उसको बचाए रखेंगे। क्या विभिन्नता ने उन जीवाणुओं को बचाए रखा, तो वो बात यहाँ पर लिखी हुई है। अतः जीवों में जन्म की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो सके। विभिन्नता ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा सार्थक होगी जिसमें अधिक, जिसके कारण से वो सस्टेन कर पाएगी। आप में भी यकीन मानो, इंसान में भी कुछ हद तक ये चीजें हैं, कुछ हद तक, बहुत हद तक ये चीजें हैं। हम में जो है वो हजारों सालों के दौरान बहुत सारे अंतर आते हैं, मानव में आ रहे हैं चेंज। जैसे कि हमारे जो है हमारे पूर्वजों के जो आगे के दांत बड़े होते थे, किनारे वाले,
वो काटने के काम आ रहे होते थे, अपनी रक्षा के काम आ रहे होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो गया क्योंकि उसका यूज हमने कम कर दिया करना। हमारी पूंछ गायब हो गई, पूंछ का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, धीरे धीरे पूंछ जो है वो गायब हो गई। अक्कल दाढ़ जो है हमारे पूर्वजों को जरूरत पड़ती थी ज्यादा दांतों की, लेकिन चबाने के लिए, लेकिन अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे अक्कल दाढ़ भी जो है वो गायब हो गई। कुछ दूसरे रासायनिक परिवर्तन भी आ रहे हैं बॉडी में, जैसे कि हमारे पूर्वजों के बाल होते थे, पूरी बॉडी पे बाल होते थे, जो उनको सर्दी गर्मी बरसात से बचाते थे, क्योंकि उस टाइम घर नहीं होते थे। लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे बालों में भी कमी आ गई। तो ये लगातार हजारों साल तक प्रोसेस चलने वाली प्रोसेस है ना। इसी के तहत एक और चीज मैं इसमें बताऊंगा कि यद्यपि डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं है, वह इतनी परिशुद्ध प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण यथार्थ नहीं है। जो डीएनए की कॉपी होती है ना, वो प्रणाली पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं है, मतलब वह इतनी परिशुद्ध अवश्य है जिसमें भिन्नता अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है। पूरी तरह से चेंज नहीं हो सकती वो डीएनए, अगर पूरी तरह से चेंज हो जाता है सस्टेन नहीं करता है, आपको पता है, मर जाएगी कोशिका। यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि का कम परिशुद्ध होती तो बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती, परिणामतः कोशिका की मृत्यु हो जाती। वही बात अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। अतः परिवर्त उत्पन्न करने के प्रक्रम को किस प्रकार गति दी जा सकती है। प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नता के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती रहती है। अतः समष्टि के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न में काफी भिन्न होंगे, क्योंकि यह सभी सब विभिन्नताएं जीवित जीवित व्यष्टि में पाई जा रही है। अतः ये सुनिश्चित ही है कि यह विभिन्नताएं हानिकारक नहीं है। दो अथवा अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं। अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों के प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है, परंतु इससे एक और समस्या पैदा हो सकती है। यदि संतति, अभी तक देखना इसमें ये बात क्लियर कर दी कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से किस प्रकार भिन्न है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव के डीएनए जो है वो आगे बढ़ रहे थे, विभाजित हो रहे थे, या फिर नए डीएनए बना रहे थे, उसी कारण एक कोशिका विभाजित हो रही थी एक ही जीव की। अब जो लैंगिक जनन होगा जिसमें नर और मादा दोनों होंगे, मेल और फीमेल दोनों होंगी, मेल और फीमेल जो है वो आपस में क्रॉस कर, दो जीव अलग अलग जीव हैं, दो आपस में जो है वो दो डीएनए मिल रहे होंगे। जब वो प्रजाति उत्पन्न कर रहे होंगे, जाति उत्पन्न कर रहे होंगे, या स्पीसीज जन्म ले रहे होंगे, मतलब जैसे हमारे मम्मी और पापा, मम्मी पापा जो है वो, पापा अलग जीव है, मम्मी अलग जीव है, उन दोनों ने मिलकर जो है हमें पैदा किया। तो हम जो है वो दोनों के डीएनए का मिक्सचर है। तो विभिन्नताएं अपने आप आ गई, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं था। लैंगिक जनन में ये है, दो अलग अलग जीव, मतलब है उसी प्रजाति के जीव, मानव मानव से शादी कर रहा है, गाय उससे शादी नहीं कर रहा है, तो मानव मानव ही है, लेकिन दो अलग अलग जीव है, जबकि अलैंगिक जन्म में एक ही जीव होता था। परंतु इससे एक और समस्या पैदा हो जाती है। यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दोगुनी होती जाएगी। इससे डीएनए द्वारा कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण टूटने की अत्यधिक संभावना है। इस समस्या के समाधान के लिए हम कितने तरीके सोच सकते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों में जटिलता बढ़ती जाती है, उसी का आंसर दे रहे हैं, वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता भी बढ़ती जाती है। उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा कि जिसमें विशिष्ट अंगों के कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिसमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है तथा डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः दो भिन्न जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मक द्वारा युग्मज जायगोट बनाती हैं, तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। बोले इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर दो व्यक्तियों का डीएनए मिलाते हैं, और एक बात तो ठीक है, लेकिन वो लगातार दादा से पापा, पापा से हमसे हमारे जो आपकी संतानें होंगी, वो उस तरीके से सोचें यदि, तो डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की तुलना में दोगुनी होती है, डीएनए बढ़ते जाएंगे। अब अलैंगिक जनन में क्या हो रहा था, एक ही डीएनए डिवाइड हो रहा था, सेम जीव का डीएनए था। अब यहाँ दो जीवों के डीएनए बढ़ रहे हैं, दो डीएनए बढ़ गए, फिर उसके बाद अपन आपके पिताजी पैदा हुए, पिताजी और मम्मी फिर से मिले, तो नए डीएनए का सेट मिला, तो वो भी वहां आपके दादा की इन्फॉर्मेशन भी स्टोर है, आपके मम्मी पापा की भी स्टोर है, आपकी अगर संतानें होंगी तो आपका डीएनए भी उसमें स्टोर रहेगा। डीएनए की संख्या बढ़ती जा रही है। डीएनए जो है इससे कैसे निपटेंगे, ये जो है वो अगर डीएनए की संख्या बढ़ती जाएगी तो जो कोशिका की संरचना है, डीएनए क्या करता है, वैसे की वैसी कोशिकाएं बनाने में मदद करता है,
थोड़ा बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा कि दादा का डीएनए लें कि पापा का लें कि परदादा का लें, क्योंकि सूचना तो स्टोर है वो डीएनए में। कोशिकाएं किसकी जैसी बनाए, आंख किसके जैसी बनाए, नाक किसके जैसी बनाए, तो वो अगर होते जाएगा तो उसके कारण से दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसकी जो है उन्होंने जीवों ने किस प्रकार से, जीवों की बॉडी किस प्रकार से चेंज हुई इसमें, इसमें जो है वो अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ, जिसमें जो है गुणसूत्रों का यूज किया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा कि विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिसमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है तथा डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। तो जीवों में कुछ विशेष अंग दिए गए और उन विशेष अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं दी गई, जिसमें डीएनए की संख्या क्या होती है, आधी होती है। हर एक लैंगिक जनन वाले जीवों में विशेष अंग दिए गए, उन अंगों की विशेष कोशिकाएं दी गई उनको, और उन कोशिकाओं में डीएनए की संख्या आधी होती है। यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आपने शायद 9 क्लास के जब आपने कोशिका पढ़ा था तो उसमें लास्ट टॉपिक आता है पूर्ण सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। पूर्ण सूत्री विभाजन में जो है वो एक ही कोशिका जो है वो डिवाइड होकर अलग अलग कोशिका बनाए रहती है। अर्ध कोशिकीय डिवाइड आपको थोड़ा बहुत याद है, मैं देखो दिखाता हूँ आपको। अर्धसूत्री विभाजन और पूर्ण सूत्री विभाजन, डिवाइडेशन ऑफ सेल, डिवाइडिंग ऑफ सेल। माइटोसिस एंड मियोसिस दो प्रकार की होती है। इसमें जो है इमेज में से मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा, इमेज देख लेते हैं अपन, आपको शायद याद भी आ जाए। इस प्रकार की है, पेरेंट सेल डीएनए रेप्लिकेट्स, फिर उसका टू डॉटर सेल, एक ही डीएनए जो है वो एक ही पेरेंट जनक कोशिका से ही दो अलग अलग कोशिका बन गई। और मेयोसिस में डीएनए रेप्लिकेट किया, डीएनए रेप्लिकेट से दो कोशिकाएं बनी, है ना। एक में जो है वो डीएनए, अच्छा इसको एनिमेशन से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, एनिमेशन ज्यादा अच्छे से दिखा पाएगा। नॉर्मल सेल डिवीजन, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन, साउंड आ रहा होगा। cells, and yet we start life as a single cell. To grow, develop, and repair tissue damage, we rely on cell division. सेल In डिवीजन पे eukaryotic रिलाई cells, करते हैं अपन, this जाहिर सी बात process है। is accomplished by a series of well-orchestrated steps called mitosis. माइटोसिस और मियोसिस Every होते day, हैं our ना, bodies तो ये must हम produce बता रहे हैं millions of कोशिका stem है ये, cells to कोशिका replace कैसे those डिवाइड हो lost रही through है। normal activity. ये एक Each कोशिका of टूटी, these दो कोशिका बन गई। cells must have a complete complement of the genetic material. Prior to cell division, तो where the cell divides into two identical इस तरह से हो रही होती है, कोशिका थी, कोशिका में आपको जो है वो मटेरियल दिख रहा है अंदर का, डीएनए वगैरह दिख रहा है, ये हर चीज जो है वो दो कॉपी बन गई, और दो कॉपी होने के बाद जो है वो डिवाइड हो गए, वो दोनों चीजें जो है वो cells. डिवाइड हो गई। The DNA उसके बाद कोशिका जो है वो दो भाग में डिवाइड हो जाती है। देखो पहले डीएनए रेप्लिकेट बना, दो डीएनए बन गए, डीएनए के फिर उसका हर चीज का डिवाइडेशन हो गया, एक चीज को मिल गई, एक चीज को मिल गई, फिर उसका धीरे धीरे जो है वो कोशिकाएं अलग हो गई। needs to तो be replicated उसके बाद so एक that कोशिका each काय में daughter कन्वर्ट हो cell गई दो receives कोशिकाओं में, an इनको डॉटर exact सेल बोलते copy. हैं। पेरेंट सेल ये थी, अब ये डॉटर सेल बन गई Following DNA replication, the है। chromosomes condense in the nucleus of the cell. ये क्रोमोसोम होते हैं हमारे न्यूक्लियस में, होते हैं केंद्रक में, और इसी में डीएनए पाया जाता है। DNA condenses by wrapping around गुणसूत्र बोलते हैं cores of क्रोमोसोम को। histone proteins, forming nucleosomes. This beads on a string structure is called chromatin. As a cell prepares to divide, chromatin coils ये up क्रोमेटिन further, होता है। shortening and condensing the chromosome. The replicated chromosomes are called sister जो chromatids. दिखाना था वो नहीं दिखाया। The replication of DNA and the formation of sister chromatids is one part of the entire cell सिंपल cycle. सी चीज है, To उसको इतना prepare for cell डिफिकल्ट क्यों बना division, रहे हैं the इस वीडियो cell goes through interphase, which में। वीडियो से देख तो रहा था यहाँ पर। an adult human contains an estimated 100 trillion cells, and yet we start life as a single cell. To grow, develop, and repair tissue damage, we rely on cell division. Cell cycle is one of the most breathtaking processes that helps the cell to not only grow but also divide. We know that a cell cycle has two major phases.
one helps in the preparation of the cell for the division. Can you name the preparatory phase of the cell cycle? This and meiosis. Let me help you with the first difference between the two processes. डिफरेंस Mitosis बता रहे हैं occurs दोनों में अंतर क्या है, पूर्णसूत्री विभाजन में और अर्धसूत्री विभाजन में। 9th क्लास का है, रिवाइज करवा रहे हैं एक तरह से, ताकि पता चल सके कि कैसे डिवाइड होता है और कैसे केंद्रक डिवाइड in होता है हम somatic में। or body cells, while meiosis occurs exclusively in the reproductive cells. मिटोसिस बोलते हैं, माइटोसिस माइटोसिस पूर्णसूत्री विभाजन होता है, और उसमें क्या होता है, कोशिका अलग अलग कहाँ हो रहा था, हमारे स्किन सेल्स में, त्वचा में हो रहा था। चोट लगती है तो नई कोशिकाएं बनती है ना, त्वचा वापस बन जाती है, वहां पर माइटोसिस हो रहा होता है, पूर्णसूत्री विभाजन हो रहा था। हमारी तंत्रिका कोशिका भी एक प्रकार की पूर्णसूत्री विभाजन हो रहा होता है वहां पर। और जो हमारे अर्धसूत्री विभाजन होते हैं वो देखो केवल स्पर्म में पाए जाते हैं। स्पर्म क्या होते हैं उस पर बात करेंगे अभी जब मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे। तो हमारे जो जनन कोशिकाएं हैं ह्यूमन में, उसमें ही अर्धसूत्री विभाजन हो रहा होता है केवल। ओवम एक तरह से अंडाशय होता है जो महिलाओं में पाया जाता है, स्पर्म जो है वो पुरुषों में पाए जाते हैं, मेल्स में पाए जाते हैं। और हम जो है वो स्पर्म ही होते हैं स्टार्टिंग में, हमारी जो शुरुआत होती है ना मम्मी के पेट में, जो जर्नी शुरुआत होती है, हम स्पर्म ही रहते हैं। इस प्रकार के शुक्राणु रहते हैं जो कि मम्मी के पेट में रहते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो ये शुक्राणु जो है वो अंडाणु में जाता है। वही चीज अभी हम जो देखने वाले हैं। तो अभी जो ये बात सीखने वाली बात है, पूर्णसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ज्यादातर कोशिकाओं में पूर्णसूत्री विभाजन होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो रहा होता है। जो पुनर्जनन कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में हो That रहा means होता है। mitosis, occurring irrespective of whether the individual is a male or a female, gives rise to somatic cells, which are exact copies of the parent cells. और माइटोसिस में जो है वो जो कोशिकाएं होती हैं पेरेंट कोशिका, उसी की तरह डॉटर सेल्स होती है, सेम टू सेम On कोशिकाएं the होती हैं, other उसमें hand, कोई फर्क नहीं meiosis होता है। occurs in males and females, giving rise to haploid sperm and egg cells respectively. The process of meiosis, however, has different names in both the sexes. Yes, due to the different cells produced as an end result, meiosis is also referred to as oogenesis. That is the process of ovum production in female. Mitosis is used as a mode of asexual reproduction in lower organisms. माइटोसिस जो है वो बडिंग में भी होता है। बडिंग मतलब अभी आपने देखा था हाइड्रा में होती है ना बडिंग, जिसको हम मुकुलन बोलते हैं, मुकुलन। in lower तो वहां पर organisms, माइटोसिस हो रहा होता while है। meiosis helps in forming gametes for sexual reproduction. वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर जो पूर्णसूत्री विभाजन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा होता है, अलैंगिक जन्म में होता है। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो सेक्सुअल प्रोडक्शन में हो रहा था, जहां पर लैंगिक जन्म की जरूरत होती है। कुछ प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है। Now, let's move ahead with the next difference. अब ये इंपॉर्टेंट Have है a जो look कि at डायग्राम these आपने images. 9th में देखा हुआ था। माइटोसिस और मियोसिस में क्या होता है, जो पूर्णसूत्री विभाजन है उसमें क्या हो रहा था, अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो रहा होता है। Observing this image, we can easily notice इमेज देखो, ये जो स्टार्टिंग में है ये पेरेंट कोशिका है, स्टार्टिंग में आपको दिखाई दे रही है, ये पेरेंट कोशिका है। ये और ये पेरेंट कोशिका, दोनों में अंतर क्या आ रहा है देखना थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पर देखो ब्लू ब्लू रेड रेड, दो ब्लैक दिख रहे हैं यहाँ पर, मतलब दो जोड़े दिख रहे हैं, ब्लू ब्लू का और रेड रेड का। और जब ये डिवाइड हुए तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं आप। लेकिन यहाँ अगर इसमें देखोगे आप, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यहाँ पर भी सेम पेयर ऑफ वो डीएनए या फिर क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र बोलते हैं, गुणसूत्र हैं यहाँ पर भी। लेकिन इसके बाद जो डिवाइडेशन हुआ यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर आपको ब्लैक ब्लू दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद देखो, उसके बाद जो है यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ब्लू के बाद ये रेड आ गया, ब्लू के बाद रेड आ गया, ये रेड ही है, ये रेड ब्लू हो गया, मतलब विभिन्नता बढ़ गई है डीएनए में, देखो है ना, अर्धसूत्री विभाजन में। तो इसी चीज को अंतर most बता रहे हैं वो। basic differences between the two. Let's begin noting down each difference individually. The first on the list is that mitosis has only one cell division, while meiosis involves two successive cell divisions. That simply इसमें means पूर्णसूत्री में एक ही बार mitosis विभाजन होता है, इसमें दो बार is विभाजन a होता है। single-step division, while meiosis is a two-step division. And this results in meiosis having two phases, namely meiosis 1
and meiosis too. Can you note down the second difference in the list? Correct. Mitosis produces 2 daughter cells, while meiosis produces 4 daughter cells. And is there something remarkable that we haven't discussed yet? That's right. Now let's move on to the next major difference. This difference is based on the chromosomal number of the daughter cells. In mitosis, the daughter cells इसमें पूर्णसूत्री विभाजन में केवल 2 कोशिका विभाजित होती हैं, इसमें 4 are डॉटर diploid सेल्स with 2 sets of chromosomes, just like the parent cell. While during meiosis, the daughter cells produced are haploid with only 1 set of chromosome. यहाँ पर जो डॉटर सेल्स है उसके पास 2 जोड़े हैं क्रोमोसोम्स के, जबकि यहाँ पर जो है वो सिंगल जोड़े हैं क्रोमोसोम्स के। These daughter cells are called gametes, have exactly half the number of chromosomes from the parent cells. क्रोमोसोम की संख्या अभी भी वही है, देखो 2 4 6 8 है ना, 2 4 6 8 2 4 6 8 क्रोमोसोम की संख्या अभी भी वही है, क्योंकि विभाजन तो हुआ है, लेकिन बस यहाँ पर वो 8 संख्या जो है 4-4 में डिवाइड हो गई है, यहाँ 2-2 में 4 हिस्सों The में डिवाइड former हुई है। difference ये also अंतर है। gives cue about one more difference between the two. क्रोमोसोम could that गुणसूत्र be? को बोलते हैं। Well, the image clearly depicts that all the 4 daughter cells produced by meiosis are genetically different from each other, while the 2 daughter cells that are produced by mitosis मेरे ख्याल से पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन ना बोल रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब पौधे का कोशिका से नई कोशिका बनती है तो उसी के वैसे ही सेल्स जो है उत्पन्न होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब यहाँ पर ये चीज हो रही होती है तो बोल रहे थे डीएनए जो है वो मल्टीप्लाई, बोलोगे आप यहाँ पर फिर भी डीएनए में चेंजेस तो आए हुए हैं, विभिन्नता तो आई हुई है, कैसे हो रहा होगा यहाँ पर चीजें, क्या दिक्कत क्या परेशानी जा रही है? बात जा रही है मेमोरीज की। यहाँ पर जो है जैसे ही देखना मायोसिस में जो माइटोसिस होता है, पूर्णसूत्री विभाजन होता है, डीएनए की संख्या बढ़ती जाएगी, गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जाएगी, इसके बाद जो है तो वो सूचना को इकट्ठा रख पाना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर क्या किया उन्होंने, वो जो क्रोमोसोम्स हैं उसकी संख्या घटा दी। हर एक जीव में यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है जेनेटिकली डिफरेंट है ना, और यहाँ पर जो है जेनेटिकली डिफरेंट होने के कारण से डीएनए को ज्यादा स्टोरेज करने की जरूरत नहीं पड़ रही सूचना का, are वो पुराना genetically भूलता similar जा to रहा each है other. लैंगिक Now let's जनन में, move on to the है ना। यहाँ पर जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट है, यहाँ पर जेनेटिकली सिमिलर है, बहुत अच्छा अंतर है इस चीज को समझने के लिए। यहाँ पर जो है उसको याद रखना पड़ रहा है, पुराने जीव का जो डीएनए था उसको याद रखना पड़ रहा है, डीएनए की इन्फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, डीएनए बहुत ज्यादा डाटा लेते जा रहा है, डाटा बढ़ते जा रहा है डीएनए का। यहाँ पर हर बार जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट है, क्योंकि डीएनए जो है वो वैसा के वैसा कॉपी नहीं हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चेंज होता जा रहा है, next कैसे ज्यादा difference. इन्फॉर्मेशन नहीं रखना But पड़ before रही है। that, can you tell me how many stages of division does the mitosis process have? हाँ, चलो ये तो 12th क्लास के लिए बात हो जाएगी। मेन मकसद जो था अर्धसूत्री और पूर्णसूत्री विभाजन बताने का, वो यही बताने का था। हमारी बॉडी में लैंगिक जनन इंजन में होता है, वहां पर जो है अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और डीएनए की मात्रा भी आधी होती है अर्धसूत्री विभाजन में। अभी डायग्राम में देखा आपने, यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः 2 भिन्न जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मक द्वारा युग्मज बनाती हैं, तो संतति में गुणसूत्र की संख्या डीएनए की संख्या की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। मतलब डीएनए की संख्या जो है बढ़ती नहीं है, डीएनए जो है यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दुगनी होती जाएगी, डीएनए बढ़ता जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी चली जाएगी, डीएनए की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। उसको जो है इन्होंने अर्धसूत्री विभाजन से कंप्लीट कर दिया। अर्धसूत्री विभाजन मतलब डीएनए की संख्या आधी कर दी जाती है, उन कोशिकाओं में विशेष प्रकार की आधी होती है, तो वो आधी आधी मिलती है तो पूरा डीएनए एक जोड़ा बना लेता है, आधा आधा जो है वो मिल रहा होता है। जबकि पूर्ण सूत्री विभाजन में 2 डीएनए आपस में मिलते हैं और 4 डीएनए हो जाते हैं, तो डीएनए की संख्या कम हो जाती है। उसको इस प्रकार से जीवों में जो है वो, यदि युग्मज वृद्धि और परिवर्तन द्वारा नए जीव में विकसित होता है तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्रायः 2 जनन कोशिकाओं की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता है तथा वे समाकृति भी हो सकते हैं, परंतु जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है, जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती हैं। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है एवं उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी और अधिक गतिशील होती है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं।
अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे इस 2 प्रकार के युग्मकों को सृजन करने की आवश्यकता में नर एवं मादा व्यष्टियों में विभेद उत्पन्न किए गए हैं तथा कुछ जीवों में नर एवं मादा में शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। तो जो लैंगिक जनन हो रहा है उसमें 2 युग्मकों की जरूरत हो रही है, नर युग्मक और मादा युग्मक। अब कुछ जीव उनमें जीव होते हैं, नर युग्मक जो है वो नर में उत्पन्न होते हैं, मादा युग्मक जो है वो मादा में उत्पन्न होते हैं। इन्हीं युग्मक को उत्पन्न करने के लिए बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। मेल की बॉडी अलग दिखाई देती है, फीमेल की बॉडी अलग दिखाई देती है। उनके अंगों में फर्क रहता है, उनके गुणों में फर्क रहता है। वो गुण क्या-क्या होते हैं, आगे धीरे-धीरे पढ़ते जाएँगे। ह्यूमन में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी जो है वो पुष्प में ही पढ़ेंगे, जो कि अभी अगले पोर्शन में मैं कवर कर रहा हूँ। तो नर युग्मक, मादा युग्मक आपस में मिल ज़रूरी है। नर युग्मक जो है वो गति करता है, गतिशील जनन कोशिका है। गति करने के लिए नर युग्मक होता है और जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार होता है, उसे मादा युग्मक बोलते हैं। दोनों ही मिलकर नर युग्मक, मादा युग्मक आपस में मिलकर नया युग्मकज बनाएँगे, युग्मक बनाएँगे। ये लिखा हुआ ना जायगोट बनाएँगे, जायगोट बनाएँगे और उसी जायगोट से नया जीव उत्पन्न होगा। है ना? तो जीव को अपने समान संतति उत्पन्न करने के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक चाहिए। नर युग्मक गति करता है, गति करने के लिए ज़िम्मेदार है और मादा युग्मक भोजन करने के लिए, दोनों की ज़रूरत है। तो भोजन की भी ज़रूरत है और गति की भी ज़रूरत है। भोजन नहीं मिलेगा तो गति रुक जाएगी तो कोई मतलब नहीं है भोजन का। है ना? तो दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और उसके बाद जो है हम बनते हैं। उसी के बारे में जो है इसमें बात करेंगे। अगले पोर्शन के लिए एक बार फिर से जॉइन करो ताकि हम ये जो हमने पढ़ा है लैंगिक जनन में विशेष प्रकार के अंग होते हैं, उसको पुष्प में जान सकें वो कौन-कौन से होते हैं। छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, शायद देखा भी हो प्रैक्टिकली, लेकिन गुड़हल के पौधे में हम इसके कुछ पार्ट्स देखेंगे, उसके वीडियो देखेंगे ताकि हम पता कर सकें कि इनमें भी लैंगिक जनन होता है, इसमें भी नर और मादा पार्ट होते हैं एक ही पौधे में, है ना? तो वो चीज़ पौधों में लैंगिक जनन पढ़ते हैं। एक बार फिर से जॉइन करो ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूँ।